स्वागत है आपका। मेरा नाम सी उदित अग्रवाल है। लाइफ में काफ़ी चीज़ें बहुत सिंपल होती है बट इजी नहीं होती। हाँ, एक बहुत ही फेमस कहावत है जिसमें कहा जाता है इन लाइफ देयर आर मैनी थिंग्स विच आर वेरी सिंपल बट नॉट इजी। जी, उन्हीं में से एक चीज़ है पर्सनल फाइनेंस। हमें पता तो है सब कुछ, हमें ये भी पता है कैसे पैसे बचाने चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, बट फिर भी इतनी सिंपल चीज़ होती नहीं है जितने सुनने में लगती है। जब हम करने लगते हैं या उसकी इम्प्लीमेंटेशन में आते हैं तो पता चलता है कि हो नहीं पाता। मगर ये लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसका कुछ पैसा जमा हो और लाइफ में वो जितने भी उसके गोल्स हैं या चीज़ें हैं जो वो करना चाहता है तो वो कर पाए। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम पर्सनल फाइनेंस को बहुत अच्छी तरह मैनेज करें। आज इस वीडियो में मैं आपको हर तरीके से बताऊंगा कि कैसे आप बेस्ट तरीके से अपने पर्सनल फाइनेंस को मैनेज कर सकते हैं, ताकि जो आपके सपने हैं वो उन्हें आप साकार कर सके। आइए सबसे पहले तो समझते हैं आप साकार कर सके। आइए सबसे पहले तो समझते हैं कि पर्सनल फाइनेंस का प्रोसेस होता क्या है। जी हाँ, पर्सनल फाइनेंस का प्रोसेस ऐसा होता है, सबसे पहले असेसमेंट, सेकंड गोल्स, थर्ड उसकी प्लानिंग, फोर्थ उसकी एग्जीक्यूशन, फिफ्थ उसकी रीअसेसमेंट। जी हाँ, सबसे पहले असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब ये है, पहले आप ये समझिए कि अभी आप है कहाँ पे। जैसे कि इसमें दो चीज़ें हैं, एक कैश फ्लोस और सेकंड आपकी एसेट्स और लाइबिलिटीज। एक पेन लीजिए और एक पेज लीजिए, उसमें लिखिए कि आप क्या कमाते हैं और कहाँ कहाँ कैसे खर्च कर देते हैं। फिर दूसरा आप ये लिखिए कि आपके पास क्या एसेट्स है, क्या आपको आपके पिताजी ने दिया है या आपके पूर्वजों ने दिया, फिर आपने क्या कमाया, क्या आपने कोई गाड़ी ली, आपके पास कोई फ्लैट है, कुछ भी है, जो भी आपके एसेट्स वो लिखिए। फिर दूसरी तरफ आप लाइबिलिटीज भी लिखिए कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको लोन की फॉर्म में देनी है या किसी और को देनी है, या कोई चीज़ें हैं जो आपके ऊपर है या आपके ऊपर बोझ है जो आपको पे ऑफ करनी है किसी तरीके से। ये होगी आपकी असेसमेंट। इससे आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में इस वक्त आप खड़े कहाँ पे हैं, इस वक्त आपके पास क्या चीज़ है और क्या चीज़ें आपको पे ऑफ करनी है। इसमें काफ़ी चीज़ें आपको पता चलेगी, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकता है आपका एक लोन चल रहा हो जिसपे आप 15% का ब्याज दे रहे हो, और दूसरी तरफ आपने एफडी करा रखी है जिसमें आपको सिर्फ 6 से 7% का रिटर्न मिल रहा है। तो देखिए क्या मतलब है, एक तरफ आप 15% का इंटरेस्ट पे ऑफ कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप 6% का इंटरेस्ट कमा रहे हैं। तो इससे अच्छा है वो एफडी तोड़वा कर आप वो लोन पे ऑफ करें। इसी तरीके से काफ़ी चीज़ें जो आपके सामने क्लियर होगी और आपको भी पता चलेगा कि इस वक्त आपकी क्या स्टैंडिंग है, फाइनेंशियल स्टैंडिंग क्या है। सेकंड, गोल्स। आप ये डिफाइन करिए कि क्या क्या गोल्स है जो आपको अचीव करने हैं। जैसे कि आपको अगर कल को बच्चों की शादी करनी है, उसमें क्या खर्चा हो सकता है, या बच्चों को पढ़ाना है तो उसमें क्या खर्चा हो सकता है। फिर काफ़ी और चीज़ें हो सकती है, जैसे आपने कुछ रिटायरमेंट के लिए कुछ सोचा हो, कोई चीज़ खरीदना चाहते हो या कोई वेकेशन प्लान करना चाहते हो। अपने गोल्स को पहले एक बार सेट करिए, लिखिए कि क्या है। और इसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि रियलिस्टिक गोल्स लिखिए। ये नहीं कि आप कुछ अनरियलिस्टिक सोचने लग जाए कि मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा। रियलिस्टिक गोल्स रखिए जो आप अचीव कर सकते हो। फिर थर्ड पार्ट आता है इसकी प्लानिंग, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें हमें ये समझना है कि हम इसे प्लान करेंगे कैसे। हमने ये तो देख लिया कि हमें क्या क्या करना है, क्या क्या गोल्स है जो हमें अचीव करने हैं, बट उनको अचीव करने के लिए हमें वर्कआउट करना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा कि किस तरीके से हम अपनी सेविंग्स को, अपने पैसे को कैसे इन्वेस्ट करें, ताकि हम जो गोल्स हमने डिफाइन किए हैं उनको हम अचीव कर सकें। फिर फोर्थ पार्ट है उसकी इम्प्लीमेंटेशन या एग्जीक्यूशन। हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि लोग काफ़ी प्लान भी कर लेते हैं बट एग्जीक्यूशन नहीं कर पाते। तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप क्लियर रहे कि मैंने कहाँ पे और कैसे पैसा इन्वेस्ट करना है। फिफ्थ पार्ट है रीअसेसमेंट, कि हर साल या हर टाइम लाइन पे हम देखते रहे कि हमने क्या सोचा था, उस हिसाब से क्या पैसा ग्रो हो रहा है नहीं हो रहा, उसको रीअसेस करें। और अगर लगता है कि उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो उसको चेंजेस करें, ताकि जो भी हमने गोल डिफाइन किए है वो हम अचीव कर सकें। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो प्लानिंग है, इस पे हम काम करेंगे और इस पे हम वर्कआउट करेंगे। अब समझते हैं प्लानिंग होगी कैसे। तो अगर आप रिच करना चाहते हैं, अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं और रिच बनना चाहते हैं, तो 3 एस्पेक्ट्स है, 3 चीज़ें हैं जो आपको कवर करनी पड़ेगी। अगर आपने इन 3 चीज़ों को अच्छी तरह समझ लिया और अच्छी तरह इन्हें संभाल लिया,
तो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत प्रॉपर और बहुत अच्छी हो जाएगी। फर्स्ट पार्ट है हमारा एक्सपेंडिचर, सेकंड पार्ट है हमारा प्रोटेक्शन और थर्ड पार्ट है हमारा इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सपेंडिचर की। हमारे पास 2 से 3 तरीके के एक्सपेंडिचर मेन बेसिक होते हैं। एक होते हैं डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट और एक अदर। डायरेक्ट खर्चे वो जो आपको पे ऑफ करने ही पड़ेंगे, जैसे कि सब्जी और घर पे ग्रोसरीज आते हैं उनका खर्चा, फिर बच्चों की स्कूल फीस का खर्चा, फिर रेंट का खर्चा। ये कुछ ऐसे खर्चे हैं जो आप निगलेक्ट नहीं कर सकते, ना इन्हें आप इग्नोर कर सकते हैं। इनको आपको पे ऑफ करना ही करना पड़ेगा, इन्हें हम नहीं छोड़ सकते। फिर सेकंड आते हैं कुछ अदर एक्सपेंसेस। इनमें आपकी लोन की पेमेंट भी आती है, ये भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, इसे भी नहीं छोड़ सकते। मगर उसके बाद कुछ खर्चे आते हैं हमारी लग्जरी के, कि आप कुछ ब्रांडेड कपड़े लेना चाहते हैं, जूते लेना चाहते हैं, या कहीं 5 स्टार होटल्स में डाइनिंग करना चाहते हैं या कुछ करते हैं। इन सब के जो खर्चे हैं ये कहीं ना कहीं हम बचा सकते हैं, इन्हें हम सेव कर सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है, मान लीजिए आपकी अगर सैलरी 50,000 रुपये है तो 25 से 30% आप एक प्रैक्टिस बनाइए कि आपको ये सेव करना ही करना है। मान लीजिए आपके 50,000 है तो इसका मतलब 12,500 से 15,000 रुपये आपको सेव करना ही चाहिए। उसके बाद सेकंड पार्ट आती है प्रोटेक्शन की। प्रोटेक्शन में हमें देखना है कि हमें इंश्योरेंस क्या क्या लेने हैं। प्रोटेक्शन का सिर्फ बेसिक मतलब है इंश्योरेंस, जिससे हम अपनी और अपने बच्चों की या अपने परिवार की सेफ्टी कर सके, उनको प्रोटेक्ट कर सके। क्योंकि अगर हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो कई बार ऐसे कुछ खर्चे या ऐसी चीजें आ जाती है जिससे हमारा पूरा फाइनेंशियल प्लान बिगड़ सकता है। तो इसलिए जरूरी है कि हम इंश्योरेंस स्टार्टिंग से रखें ताकि हम अपने प्लान्स को सेफ गार्ड कर सकें। इसमें 2 इंश्योरेंस सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा आप कोई इंश्योरेंस में ना पड़िए, चाहे वो यूलिप हो, एंडोमेंट प्लान हो, कुछ भी नहीं। सिर्फ 2 प्लान, एक लाइफ इंश्योरेंस और सेकंड हेल्थ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में भी सिर्फ टर्म प्लान भी विद क्रिटिकल इलनेस ले लीजिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये आपको सस्ता पड़ेगा और यही सबसे इंपॉर्टेंट है। और टर्म प्लान भी सिर्फ और सिर्फ उसी व्यक्ति का लीजिए जो घर में अर्निंग हो। बच्चों के लिए या किसी भी ऐसे मेंबर के लिए लेने की जरूरत नहीं है जो अर्निंग ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं उसी की लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क है जो हमारे इस फाइनेंशियल प्लान को बिगाड़ सकता है। तो अगर आप अर्निंग है तो अपना एक प्रॉपर लाइफ प्लान लीजिए, टर्म प्लान लीजिए। आपकी जो भी आपकी सैलरी है पूरे साल की, उसका 20 टाइम्स तक का आपको कवर मिल जाएगा। मैंने जैसे एग्जांपल लिया 50,000 का, आपकी अगर 6 लाख की है तो आपका लगभग 1 करोड़ 20 लाख का, आप 1 करोड़ का इंश्योरेंस प्रॉपर लीजिए, जिसका इंश्योरेंस का प्रीमियम आपका लगभग 10 से 15,000 रुपए के बीच में कहीं पड़ेगा। तो आप उसे पे करिए और अपना एक लाइफ इंश्योरेंस जरूर लीजिए। फिर सेकंड पार्ट आती है हेल्थ इंश्योरेंस की। हेल्थ इंश्योरेंस आप सभी का लीजिए, पूरे परिवार में जितना भी मेंबर्स है सभी का लीजिए, चाहे वो 1 लाख का लीजिए। वैसे आइडियल ये है कम से कम 2 लाख का तो लेना चाहिए हर किसी का। तो आप अगर 2 लाख का भी सबका लेते हैं तो उसका भी प्रीमियम कोई बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा। अगर आप एक फैमिली फ्लोटर ले लेते हैं तो लगभग उसका भी खर्चा आपको 10 से 15,000 आएगा, जो कि सबको कवर कर लेगा। और इन केस कल को किसी को कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए आप वो यूज कर सकते हैं। तो ये होगी प्रोटेक्शन की बात। अब थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जितने भी हमने गोल डिफाइन किए हैं उनको पहुंचने का जो जरिया है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट में मान लीजिए आपने अगर हर बार लगभग 30% यानी कि 15,000 रुपए बचाते हैं तो उस 15,000 में से 20% आप इन्वेस्ट करिए किसी म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में, जो कि हाई रिस्क की प्रोपोजिशन है। उसमें लगाइए पैसे और ढंग से इन्वेस्ट करिए। चाहे अगर आप वर्किंग कर सकते हैं तो वर्किंग करके शेयर्स में इन्वेस्ट करें, अगर आप वर्किंग का आपके पास टाइम नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू उस पैसे को जरूर इन्वेस्ट करें। फिर उसके बाद बच जाते हैं आपके पास 80% का पैसा। जो 80% में पैसा है उसमें से लगभग 50% आप कुछ सेफ्ड और जो गारंटी डिपॉजिट प्लान है उनमें लगा सकते हैं, यानी कि ऐसी जगह जो बिल्कुल सेफ हो। उसमें आपके एनएससी भी आ जाते हैं, उसके एफडी भी आ जाती है, डिबेंचर भी आ जाती है, और मेरे हिसाब से उसमें गोल्ड बॉन्ड्स भी आ जाते हैं। इनमें आप एक छोटा सा पूल बनाएं और अलग अलग जगह में थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करके अपना एक फिक्स्ड रूटीन में जो फिक्स्ड डिपॉजिट का सिस्टम है उसमें कुछ पैसा इकट्ठा कर ले, जो कि आपको गारंटीड रिटर्न्स देगा ही देगा। फिर उसके बाद आपके पास जो 20-25% बच जाता है, 50% वहां हो गया, 20 वहां हो गया, उसके बाद आपके पास 20 से 30% का जो और विंडो रह जाती है, उसमें से आप कुछ पैसा अपनी इमरजेंसी के लिए भी रखें। आपके पास ये ध्यान रखिए जितनी भी आपकी सैलरी है उसका 4 गुना, मतलब कि अगर आपकी 50,000 की है तो 2 लाख रुपए आपके पास एटलीस्ट सेफ होने चाहिए। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी या आपकी जॉब चली जाती है तो एटलीस्ट
आप अपने खर्चे बियर कर पाएंगे और अपने घर को अच्छी तरह चला पाएंगे। तो ऐसे आप पैसे को सेव करिए। उसमें के बाद जो 30% की जो मैंने बताई विंडो है, उसमें आप रियल एस्टेट या कहीं भी जहां आपको लगे वहां पे भी थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप मेरे से गाइडेंस ले या मेरे से पूछे तो मैं रियल एस्टेट को लेकर ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं हूं, बट फिर भी अगर आपको कोई ऐसी प्रोपोजिशन लगती है तो उसमें लगाए। अदरवाइज आप उस पैसे को भी यूज कर सकते हैं शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में। ये होगी आपकी इन्वेस्टमेंट की बात। फिर कुछ चीजें हैं, अब ये तीनों एक्सपेक्ट्स अगर आप प्रॉपरली वर्कआउट कर लेते हैं, प्रॉपरली इस पे काम कर लेते हैं, तो मैं मानता हूं आप अपने गोल पे अचीव जरूर कर सकते हैं। उसके बावजूद कुछ अलग चीजें हैं, कुछ और चीजें हैं जिनके बारे में मैं बताना चाहूंगा। हमेशा आप अगर कोई गाड़ी लेना चाहते हैं या कोई एसेट लेना चाहते हैं, उस पर वर्कआउट करिए, देखिए कि उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, और हो सकता है उससे अच्छे ऑप्शंस आपको दूसरे मिल जाए। जैसे फॉर एग्जांपल गाड़ी, अगर आप गाड़ी लेते हैं, एक नई गाड़ी का आपको मान लीजिए कॉस्टिंग पड़ती है 10 लाख रुपए, वही 1 आध साल पुरानी अगर आप सेकंड हैंड गाड़ी लेने की कोशिश करें तो वही गाड़ी आपको 8 लाख में मिल जाएगी। हो सकता है आपको वो शौक ना मिले या वो खुशी ना मिले जो आपको एक शोरूम से निकालने में मिलेगी, मगर हाँ, वो 2 लाख आप जरूर बचा पाएंगे अगर आप उस चीज को कॉम्प्रोमाइज करते हैं और आप देखते हैं कि एक्चुअल जो गाड़ी की वैल्यू है बस वो शोरूम से लाने की ही 2 लाख रुपए थी और कहीं ना कहीं आपको वही चीज थोड़ी सस्ती मिली। तो ये कुछ इफेक्टिव प्लानिंग है, कुछ मैनेजमेंट है जो आप कर सकते हैं। और उसी तरीके से एक एग्जाम्पल होता है घर खरीदने का और रेंट पे। आप हमेशा वर्कआउट करिए कि जो भी आप घर ले रहे हैं, जहां पे भी आप घर आपका है, वो घर आपको लेना चाहिए या रेंट पे ही ठीक है। आप मान लीजिए आप एक घर लेते हैं जिसपे आप 8 से 10% का इंटरेस्ट भी बियर करते हैं और आपको पता चलता है कि 10 साल बाद भी उसकी वैल्यू सेम है, तो उससे फार बेटर है कि वो पैसा आप रेंट की फॉर्म में दे। और उससे अच्छा है जो आप पैसा है एक साथ बैंक से लेकर आप उसमें लगाने वाले थे, उससे अच्छा उस चीज को कहीं और इन्वेस्ट करें और उससे और रिटर्न कमाएं। क्योंकि कहीं ना कहीं आपका वो पैसा एक जगह, हाँ आपकी एक एसेट जरूर बन जाएगी, बट आपका पैसा ब्लॉक हो गया। तो इससे अच्छा है उसको हम कहीं और इन्वेस्ट करके और बढ़ाएं, रादर देन एक जगह ब्लॉक करने का। तो ऐसी कुछ बहुत चीजें हैं जिनको हम प्लान कर सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत जरूरी है कि आप हर चीज को वर्कआउट कर कर ही करें। फाइनेंस का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वर्किंग का। अगर आप ढंग से वर्कआउट करेंगे, समझेंगे कि मैं जो पैसा इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ इसका आगे क्या होगा, इसमें मुझे आगे क्या क्या ऑप्शंस है जहां मैं बढ़ा सकता हूँ या इसको और निकाल सकता हूँ, तो आप ज्यादा जल्दी अपनी प्लानिंग में सक्सीड कर पाएंगे, ज्यादा जल्दी अपने पैसे को बढ़ा पाएंगे। बाकी आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर तो जरूर करिएगा, क्योंकि पर्सनल फाइनेंस सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारा पेज जरूर प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।